रेडी। चलो जी, नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और सुपर टेट विजेता सीरीज की प्राइमरी जूनियर के लिए करंट अफेयर स्टैटिक जीके की ये हमारी आज की चौथी क्लास। तो सीक्वेंस में बढ़ते हुए हम चौथी क्लास तक पहुंच चुके हैं। आप मेरी आवाज़ देखिए, आप तक पहुंच रही है और सही से सब कुछ साफ स्पष्ट स्वच्छ दिखाई दे रहा है क्या? डन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रिया सिंह जी, प्रिया, नेहा गुप्ता, सहराज, दीपक, रवि राणा, गजेंद्र सिंह, विपिन कुमार, सरू पटेल। आ जाओ, 1 मिनट के लिए तुम्हारे नाम देख लेता हूँ, इसमें जितने भी नाम आ सकते हैं। तो शुरू में आज पहले 1 मिनट के लिए नाम पढ़ूंगा बस तुम्हारे, है ना? हाँ, फिर पढ़ने पे ध्यान देंगे। तनुज है, प्रिया पांडे है, डिजिटल है, विवेक है, मोसीद है, आबिल है, सोनिया है, पुष्पा है, ओ माय गॉड, है कि नहीं? वर्षा, विपिन, मृत्युंजय, और क्या नाम, हर्षिता, उसके बाद पुष्पा, टोपर, अभिलाषा, अनुभव, टीचिंग करके कुछ नाम है, अनीशा यादव, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चलो, अब आ चुके हैं भाई, 1 मिनट समाप्त, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का बिना किसी इधर उधर की बातें करते हुए। सीधा काम पे आते हैं। क्लास नंबर 4, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया। कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, चले आगे देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जब आता है, उसने आपसे पूछने की कोशिश करी, आपको बताना है हमें ये कि आप बताएंगे फटाफट ये वाली बात कि आपको बताना है कि जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? प्लेलिस्ट बेटा ऑलरेडी बन चुकी है, चेक कर लीजिएगा इसके साथ। तो राजा राम मोहन राय होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर एनी बेसेंट जी। तो अगर आप जा रहे हैं सवाल नंबर 1 के साथ, स्वामी विवेकानंद द्वारा, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा एक तारीख थी जिसको आप नॉर्मली क्या है, मजदूर दिवस भी मानते हैं। तो 1 मई 1897 का वो दिन था जिस दिन इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, इस सिद्धांत का जो संगठन है उसे बोला जाता है आपने मोक्ष और संसार के कल्याण के लिए काम करता है। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर बात करेंगे तो इन्होंने भी एक समाज की स्थापना करी थी जिसे ब्रह्म समाज बोला जाता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप वो ईयर लिख दे ताकि और स्वामी दयानंद जी के साथ जाते हैं तो आपको एक मिल जाता है जिनका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। और एनी बेसेंट का नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ जाता है। तो 1828 में मेरे बच्चे याद रखना आपकी क्या है यहाँ पर। और जो आर्य समाज की स्थापना होती है वो 1875 ईस्वी में होती है। और उसके बाद 1897, इसका मतलब सीक्वेंस के तौर पर अगर आप जाते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है। चलिए, होम रूल की शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है आपके सामने? वो जाता है हमारा एनी बेसेंट के साथ। नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है भाई। आपको पता ना, वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी और वो किस वर्ष की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वास्को डिगामा जी के बारे में बात करें, पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। 20 मई वो तारीख थी, साल जो चल रहा था 1498 चल रहा था। उस दिन वो क्या करते हैं, खोज करते हैं हिंदुस्तान की। तो ईयर होगा 1498, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस सवाल को अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो कहाँ थे, याद रखिए को, यहाँ अगर अफ्रीका के कैप ऑफ कट होप से होते हुए, अगर याद रखें कोई पूछेगा कहाँ से आ रहे थे, तो मेरे बच्चे याद रखना अफ्रीका से आ रहे थे। और उसको जो बोला जाता है कैप, या ये ना एक बढ़िया जानकारी है, इसको अपने साथ रख के चलना कि कैप ऑफ गुड होप है ना, कैप ऑफ गुड होप मतलब बढ़िया आस के साथ आप जा रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए, उन्होंने से तो कोई याद रखना। और यहाँ से जो आए थे कालीकट के तट पर आए थे। किसके? कालीकट के तट पर। कालीकट का तट कहाँ पर है, कौन से राज्य में बताइएगा जी? वो भी बेटा आपको सामने आज तक आ जाएगी, चिंता न करिएगा, बंदरगाह पर। अगर देखेंगे समुद्री मार्ग की सीधे खोज कर देते हैं। इस बात के अलावा अगर आपके सामने होगा तो एक जानकारी और मैं बता देता हूं, इस बात को देखेंगे। 1492 में अगर बात करेंगे तो कोलंबस नाम का इंसान था। कोलंबस नाम का इंसान था जिसने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी। तो यूएसए की खोज की थी किसने? अमेरिका ने। मैंने पूछा था कालीकट कहाँ है, आपने जवाब दे दिया केरला। बहुत बढ़िया है। अच्छा, 502 के बारे में बता दे कि इस इंसान ने 4 सही, भाई ये 502 में याद रखना दूसरी बार भारत आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कोई सवाल पूछ ले कि दूसरी बार भारत कब आया था, तो याद रखना मेरे बच्चे क्या होगा, 502, 1502 में आया था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? अच्छा, कल से ना एक स्पेशल चीज जुड़ जाएगी भाई। कल से तो खैर मास्टर शॉट है, याद रखा ना, कल तो बड़ी क्लास होने वाली है। कल क्या होगा, मास्टर शॉट होगा। कल बड़ी क्लास है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपके साथ आने वाले मंडे से हम इसमें कुछ चेंज कर देंगे।
हम इसमें हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल कुछ और अलग से कर देंगे। चलिए, अगर आपके सामने आता है नंबर हमारे 3, तो गुप्त वंश के संस्थापक जोनदे, आपने चंद्रगुप्त प्रथम का नाम दिया। तीसरे सवाल में जितने लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर ए वो सही है, ऐसा उनके ख्यालों में होगा, लेकिन सही जवाब है श्रीगुप्त। क्या होगा? श्रीगुप्त जो है वो सही जवाब है। श्रीगुप्त जो होगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं लगभग 240 से 275 के ईस्वी पर। और गुप्त वंश का याद रखिएगा, इन्हीं को, उन्हें गुप्त वंश का क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। तो अगर कोई ये भी पूछ लेगा कि गुप्त वंश का आदि पुरुष किसको बोला जाता है, महानतम लोग किसको, महान इंसान किसको बोला जाता है, तो याद रखना वो किसको बोला जाता है? श्रीगुप्त को बोला जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम अगर कोई पूछेगा तो याद रखना जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको मेरे बच्चे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है कि भाई इसी के राज्य में, इसी के टाइम में जो है गुप्त वंश अपने क्या है, चरम पर पहुंचता है। तो इसलिए जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो बढ़िया जी। सर प्लीज बता दीजिए, बैच में सारी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं बेटा, सारी चीज सीक्वेंस क्लास नंबर 1 2 3 दिख रही है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत किया करो मेरे बच्चे, सारे काम मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना नौकरी बिल्कुल मुट्ठी में मिल जाएगी। ठीक है, चलेगा। हाँ सर जी, यूपी टेट में 137 है मेरे बच्चे। धनवंतरा ऑफिस खुला हुआ है, जब भी दिल करे आइएगा, है ना। यहाँ तो नंबर आपके सामने होगा। समुद्रगुप्त जो है आप जानते हैं, इसे भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन बोला जाता है। और कुमारगुप्त के बारे में एक बात याद रखना, कुमारगुप्त के बारे में एक बात बता दूं, नालंदा। मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे बच्चे कि तुम लोगों को ना कितना भी दे लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम उस चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल दोगे। मतलब तुम्हारे लिए लगातार क्लास दे दोगे तो प्लेलिस्ट नहीं तैयार हुई, प्लेलिस्ट मिल गई तो पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ मिल गई तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, डाउनलोड होगी तो सर जी डेटा ज्यादा खाती है, डेटा ज्यादा खाती है तो सर जी फिर अगली क्लास नहीं उठा। मतलब ये जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं तुम्हारे? इतने कष्ट तो मेरे बच्चे भगवान ने किसी को दिए नहीं होगी जितने तुम्हारे कष्ट हैं, है ना। सर जी करंट अफेयर की 20 क्लास कब होगी? ये भी एक कष्ट है बाबू, देंगे इस कष्ट को भी दूर करेंगे, थोड़ा सा समय तो दो। अभी चल रहा है ना सारी चीजें। अध्ययन मंत्रा का ऑफिस जो है मेरे बच्चे याद है 64 माल रोड। मेरे से पूछ रहे कहाँ है, मतलब इतने नालायक हैं, ये पता कर लेंगे टिंडर कहाँ से डाउनलोड होगा, टिंडर पे कौन कहाँ से मिलेगा, लेकिन इनसे गूगल मैप से अध्ययन मंत्रा का एड्रेस नहीं पता जा रहा है रे। मतलब जीवन में तुम्हारे जी के पढ़ने चाह रहे हो, है जी के करंट अफेयर पढ़ रहे हो और तुमसे गूगल मैप नहीं ढूंढा जा रहा, करंट एड्रेस नहीं ढूंढा जा रहा है। करंट अफेयर्स का खाक पढ़ोगे जब तुमसे करंट एड्रेस नहीं ढूंढा जा रहा। ऊपर डालो अध्ययन मंत्रा ऑफिस में तो चल जाएगा, बिल्कुल घर से गूगल वाले उठा के लाएंगे तुम्हें, आओ बाबू छोड़ के आए। जीवन कष्टों से भरा पड़ा तुम्हारा भी मेरे यार। ये बता रहा कौन से सर जी कहाँ करंट एड्रेस, यहाँ जाना 64 माल रोड जीटीवी नगर। चलो नेक्स्ट नंबर लो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? क्या ये अमेंडमेंट अभी भी है या खत्म हो चुका है? इतनी बढ़िया पीपीटी, इतने शानदार सब कुछ, पर तुम्हारा दिल पता नहीं कहाँ रहता है मेरे यार। चलो नेक्स्ट। तो ये बात क्या है अगर आपके सामने, तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद क्या है? 80 है मेरे बच्चे, याद रखना अगर कोई पूछ भी लेगा तो अनुच्छेद 80 में ये वाली बात की गई कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं? 12 कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में इस तरह नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सदस्य भैया साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज से सब हो सकते हैं। और एक बात याद रखना मेरे बच्चे, क्योंकि पहले भारत में जो लोकसभा में होते थे ये हमारे सामने क्या होते थे, तो राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में कितने होते थे? 2। तो इस सवाल के बाद अगर एल को इंडियन, पर याद रखना एक बात दिमाग में रख के चलना, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करते थे? 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे। जिसे अब संविधान का 104वां, याद रखना जो 2 लोग होते, संविधान का 104वां संविधान संशोधन हुआ, और जिस संविधान संशोधन के बाद इस चीज को क्या कर दिया गया? हटा दे। कोई पूछेगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 104। कोई पूछेगा ये कब हुआ था, तो मेरे बच्चे याद रखना 2019 में। तो सन 2019 को 104वें संविधान संशोधन से ये वाली बात कर दी गई। ठीक है जी। और संविधान में एक बात और बताते हैं, जो 10 का 15 का ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई? हिंदुस्तान ने एकल, मतलब हमारी क्या है, हम भैया ऐसे हैं कि एकल नागरिकता मतलब अगर आपको हिंदुस्तान की नागरिकता है तो आप किसी विश्व में किसी दूसरे को नहीं ले सकते। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे, तो सेम तरीके से अगर आप देखेंगे ऐसी संरचना, एक ऐसा ही कुछ लिखा गया था, तो ऐसा लिखने का जो था, तो मेरे बच्चे वो क्या? यूके। अब बेटा उत्तराखंड मत समझ ले बाबू, यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम जो है उस टाइम क्या था? ब्रिटेन था। आज भी क्या है? ब्रिटेन है, जिसे नॉर्मली क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है।
तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक है, किसी विशेष राज्य या किसी दूसरे देश के नहीं है। जैसे अमेरिका के राज्यों में अगर आप देखेंगे तो नागरिकता जो होती है वो अलग अलग होती है। कनाडा से हमने क्या लिया, अगर कनाडा से कोई पूछ लेगा हमने क्या लिया है, तो कनाडा से मेरे बच्चे याद रखना हमने क्या लिया है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, है ना, संघीय व्यवस्था हमने यहाँ से लिया। अब उसके बाद भी अगर कोई पूछ ले तुमसे ये वाली बात की सर जी यूएस से क्या लिया, तो यूएस भी भाई देने वाला था, तो हमने यूएस से क्या ले लिए थे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल क्या है, राइट ले लिए थे, मौलिक अधिकार याद रखना। उसके बाद भैया फ्रांस पेरिस वालों से हमने क्या ले लिया था, फ्रांस जो है इससे हमने जो वर्ड लिया, तुमने एक वर्ड सुना होगा गणतंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो ये वाला वर्ड याद रखना कि जो रिपब्लिक वर्ड है, रिपब्लिक जो वर्ड है वो हमने कहां से आया। अच्छा, रिपब्लिक वर्ड से याद आया, रिपब्लिक एक बुक भी है, किसकी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रिपब्लिक एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। सवाल नंबर आपके सामने आ गया, जहां नंबर 6 है, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे जल्दी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। अब देखो 6 में अगर आए बहुत बढ़िया, आपने कहा सर जी इसमें क्या लगा दो, भाग नो लगा दो, चलो ये तो भाग नो तो लगा दो बेटा। ये बताओ अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसके अंदर, कौन कौन से अनुच्छेद से, तो अगर कोई पूछेगा कि आर्टिकल कौन से हुए हैं तो याद रखना 243 से। तो अब तुम सोचोगे सर जी 243 ही सब जगह देते हैं फिर क्या होगा, तो मेरे बच्चे 243 से शुरू होता है, 243 ओ तक जाता है, कितने तक, ओ तक, ये याद रखना 243 से क्या है, ओ तक जाता है। कोई पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन लगा था, तो मेरे बच्चे पंचायती राज के लिए जो हमारा संविधान संशोधन लगा था वो तो है 73वां, कौन सा 73, कौन से ईयर में लगा था 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत आया। अच्छा, अगर कोई पूछ लेगा 8 किससे रिलेटेड है, तो याद रखना जो यूटी है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो किस में आते हैं, भाग 8 में। अगर कोई पूछ लेगा सर जी भाग 10 किससे रिलेटेड है, तो मेरे बच्चे याद रखना, आपने अगर भाग 10 के बारे में पूछ लिया तो आपने शेड्यूल पढ़ा होगा ना, तो याद रखना SC ST जो रिलेटेड है वो किस में आता है, 10 में। और मेरे बच्चे 11 अगर आ जाए आपके सामने तो याद रखना जो हमारा क्या है, राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध होते हैं, राज्य और केंद्र के बीच जो संबंधों का बंटवारा या संबंध चलते हैं उनके बारे में जो होता है उसको हम लेते हैं कितने, 11 में। बात समझ में आई, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, मेरे यारे तो सोते हैं सुबह। बंद कर दोगे क्लास को, है भैया, बंद कर दे। प्लेटो की है, रूसो की है भाई, तुम तो यार हद हो गए मेरे यार, ढीले ही हो कतई। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ, भारत की सबसे ऊंची पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, है ना, मकालू। नंबर 7 मेरे बच्चे, रूसो, प्लेट, अरे रिपब्लिक बुक का बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना कर दो, यहाँ जवाब दो, 1 नंबर के नालायक है। हाँ, हिंदुस्तान की अगर बेटा माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की है, और ये कहां पर है, नेपाल में। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे है वो क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान भूगोलिक के सबसे ऊंची है। अगर कोई पूछेगा कहाँ है, तो सिक्किम में, भारत और नेपाल की बॉर्डर पे मिलेगी। अगर इसकी ऊंचाई कोई पूछ लेगा 8,586 है, तो इसका मतलब 8,848 से क्या है, छोटी है। भारत के में सबसे ऊंची जो छोटी है, अगर नॉर्मली आप देखें K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि हुआ था, अगर देखो इस सवाल पे भी कुछ कि सर जी K2 जो है और इसके बारे में बात करते हैं, तो मेरे बाबू एक बात बता दूं, K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वो 8,611 मीटर है, लेकिन वो वर्तमान में जो आती है पाकिस्तान उसमें आती है, जो उसमें जो कश्मीर है जो पाकिस्तान अधिकृत वाला एरिया है उसमें आते, इसलिए हम किसको लेके चलते हैं, अपनी कंचनजंगा को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, फटाफट बताओ भैया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, जल्दी जल्दी जल्दी। आपके सामने अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं मेरे बच्चे, ये जो होगा पहले तो ये क्या है, इसके लिए फेमस है, फोटो से याद रखना, एक सींग वाला गेंडा, रेनो जो है ना, एक सींग का जो गेंडा होता है उसके लिए क्या माना जाता है, फेमस है। बस इस बात को याद रखना। और मेरे बच्चे ये कहाँ पर है आपके सामने, तो आसाम है। आसाम की राजधानी बताओ जल्दी,
असम की राजधानी बताओ। और मेरे बच्चे इसको जो है एक बात और बता दूं, मैं भूल गया, 1985 मतलब हम तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब। 1985 में क्या है, यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया था। यूनेस्को के जो हेरिटेज सूची है उसमें इसको क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। उसकी राजधानी, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। वेस्ट बंगाल की क्या है, कलकत्ता। और भाई उत्तराखंड की राजधानी फटाफट बताओ, ले सारा खत्म। उत्तराखंड की भी राजधानी बताओ, उत्तराखंड की राजधानी है ना, बहुत बढ़िया। नया नंबर आपके सामने आएगा। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, जो स्वेज नहर होगी, ये जो आपसे पूछ रहे हैं, स्वेज जो नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? पहला कैस्पियन सागर से, काले सागर से, लाल सागर से, अरब सागर से। देहरादून, बहुत बढ़िया। नया नंबर आपकी स्क्रीन पर आया स्वेज नहर का। तो स्वेज नहर के बारे में अगर कोई पूछेगा कहाँ है, तो मेरे बच्चे नॉर्मली अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इजिप्ट, जहां आप क्या बात करते हैं, मिस्र की बात करते हो, तो इजिप्ट के बारे में। तो जो स्वेज नहर है मिस्र इजिप्ट में स्थित है, ये क्या है, याद रखना, ये मानव निर्मित है। मतलब इसे क्या है, आर्टिस्ट, जैसे मानव ने, हमने, इंसानों ने बनाया। और ये जो है मेडिटेरियन जो सी होता है, भूमध्य जो सागर है, उसको क्या करती है, लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। तो मेरे बच्चे याद रखना, इसका मिस्टर याद रखना, क्या याद रखोगे, मिस्टर याद रखना। इसका मतलब एम जो है मेडिटेरियन वाला, आर जो है वो क्या है, रेड सी वाला। तो लाल सागर के साथ इसे याद रखना। और दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना, अगर आप भूमि के उसमें देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी झील जो भूमि के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा वो होती है बेटा कैस्पियन सागर। क्या होगा, कैस्पियन सागर होगी झील, जो क्या है, स्वेज नहर से, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, भारत का जीडीपी किस क्षेत्र का, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस चीज का है, बताइए। भारत के जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपने जो नंबर 10 के बारे में बात करी, शाबाश। तो नंबर 10 का जो बात होगी वो, अच्छा जी, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, एक बार ना जब क्वेश्चन नंबर 25 आए, प्लीज मेरे को याद दिलवा देना, क्वेश्चन नंबर 25 पे मुझे याद दिलवा देना। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपके सामने अगर आता है तो देखो मेरे बच्चे, इस तरह हमारा हिंदुस्तान चलता है। जीडीपी में जो सबसे ज्यादा काम करेंगे हम और तुम, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम भी अपनी सर्विसेज दोगे, तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, सर्विस सेक्टर का होता है, टर्शरी सेक्टर का। अगर कोई पूछे लगभग कितना परसेंट हिस्सा है, तो मेरे बेटा याद रखना कितना होगा, 53%। लगभग 53% हिस्सा हम रखते हैं। इसमें आईटी आएगा, बैंकिंग आएगा, टूरिज्म आएगा, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट आएगा, सब। और अगर सबसे अधिक जो रोजगार हमें कोई देता है, सबसे अधिक जो रोजगार देता है, तो याद रखना 45% से ज्यादा जो है वो यहां पर है। तो रोजगार जो सबसे ज्यादा देता है वो 45, तो मतलब अगर कोई लगभग 45% होगा। लेकिन अगर जीडीपी में इसका योगदान देखेंगे तो जीडीपी में बेटा कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग क्या है, 15 से 18। देखो मैंने इस चीज को क्यों बताया कि जीडीपी में योगदान इसका 15 से 18 है, लेकिन रोजगार ये क्या देता है, सबसे ज्यादा देता है। जबकि जीडीपी में लगभग भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को अगर लेके चलोगे तो लगभग क्या है, 25% के आसपास आता है। यहां पर इस बात को भी याद रखना। और बेटा खनन जो क्षेत्र होता है उसका नाम मात्र का होता है, उसमें इतना ज्यादा नहीं है जी। नेक्स्ट आता है आपके सामने, अर्थशास्त्र के पापा का नाम बताओ। अर्थशास्त्र के पापा का नाम क्या है, नंबर 11। अर्थशास्त्र के पापा का जो नाम है वो क्या है, अर्थशास्त्र के पापा का जो नाम है वो क्या है, जल्दी बताइएगा। अर्थशास्त्र के पापा का जो नाम है वो क्या है, फटाफट बताएं भाई। एक लिंक भेजा भाई तुझे मैंने, ये लगा दी बच्चों के लिए। अर्थशास्त्र के जो पापा हैं उनका जो नाम होगा वो क्या होगा, है ना, चलेगा। 11 का सी ही होगा, बहुत बढ़िया। 11 का क्या है, एडम स्मिथ नाम दे रहे हो, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे देखो, अर्थशास्त्र अगर यहाँ कौटिल्य नहीं लिखा गया तो अर्थशास्त्र अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, वो वाला पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एडम स्मिथ को आधुनिक भारत का नहीं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। इनकी किताब आई थी, उसका नाम अगर किसी को पता हो तो मजा आ जाएगा, नहीं पता तो बेटा लिख दे, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या होता है, द वेल्थ, और इंग्लिश में ही होगी बेटा, ये याद रखना, कहीं तुम ये सोचो,
द वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनकी किताब थी, जिनमें इन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था और शास्त्रीय अर्थशास्त्र और मुक्त बाजार के सिद्धांतों की नींव। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स का जो नाम आता है आपने कभी सुना होगा, जैसे अंग्रेजी में होगा कम्युनिज्म, तो आपने देखा होगा समाजवाद। तो समाजवाद की अवधारणा में कार्ल मार्क्स का जो है बड़ा योगदान रहा है। अगर आप बात करेंगे अमर्त्य सेन हिंदुस्तान से थे 1998 में, याद रखना हिंदुस्तानी है, 1998 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 98 में। और बेटा याद रखना, जो आज तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके जो पापा हैं इकोनॉमिक्स, तो याद रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स के पापा हैं ये। नंबर 12, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आसान सवाल है, बताओ जल्दी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा बेटा, O2 जहां दिखेगा ऑक्सीजन है और उससे अगले वाला क्या है, ओजोन है। तो याद रखना O2 जो है ऑक्सीजन है, O3 जो है वो ओजोन है। अब यहाँ ऑक्सीजन गैस का पता ही है तुम्हें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाफिंग गैस के रूप में किसको माना जाता है, मतलब अगर ये गैस आपने स्मेल कर ली तो आप हंसते रहते हैं घंटों तक, तो इसको किसको माना जाता है बताइएगा। लाफिंग गैस जो है वो किसको माना जाता है, जी बताएं। तो अगर आपने यहां पर देखा लाफिंग गैस क्या होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा होता है, तो नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है ये हमारा क्या होती है, लाफिंग गैस होती है। आमतौर पर ये जो है ना, मतलब हल्की बेहोशी के लिए भी ली जाती है। लोग ना जैसे डेंटिस्ट लोग होते हैं तो उसके दौरान भी उसे क्या है, जैसे एनेस्थीसिया होता है ना दर्द को कम करने के लिए, उसमें लेके चलते हैं। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, आज बड़ा दुख हो रहा होगा कि क्यों कर दिया। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया बताइएगा। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार करने वाला मेरे बच्चे याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ग्राम बेल के बच्ची थी, बेल घंटी बजा दी इसने, है ना, ये रहा बेल बेल बेल, याद रखना फोन की घंटी बजी। फोन एक गाना भी तो है, फोन बजा नंबर देखा सीन ने, कुछ ऐसा है, कुछ गाना मेरे याद नहीं आ रही है ना। तो यहाँ ग्राम, अगर कोई पूछेगा कब किया था मेरे बच्चे, याद रखना 1876। तुम कहोगे सर जी जब इतना बता रहे तो पहले भी बता दो, तो लो भैया, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या बना दिया था, बल्ब बना दिया था टंगस्टन वाला। और अगर आ जाए निकोला टेस्ला, तो तुम्हें लग रहा है टेस्ला का मालिक यही होगा, नहीं मेरे बच्चे। अल्टरनेटिव जो करंट होता है, अल्टरनेटिव जो करंट होता है बिजली प्रणाली में, जो एसी कंडक्टर के नाम में सुना होगा ना, इसने दिया था। और भैया मार्कोनी जो भाई साहब थे, इन्होंने कहा था मारूंगा को नहीं तुमको, सुन क्या है, रेडियो। तो रेडियो का आविष्कार किया था इन भैया ने। वीडियो कैसी लग रही भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, मतलब यार कमाल करते हो हैं। सब माल फ्री में चाहिए, यूट्यूब की क्लास भी फ्री में चाहिए। 400 लोग, मतलब तुम्हें शर्म ना आती, सवेरे सवेरे हैं एक आदमी भूखा तुम्हारे सामने बड़बड़ाता है, लगातार आता है तुम्हारे इज्जत नहीं, नहा धो के सुबह सुबह, कपड़े पे भी तो कुछ खर्च होता होगा, रोज रोज नए नए कपड़ों में देखना चाहते हो तो भैया लाइक करो शेयर करो, यहीं से तो पैसा आएगा। कहां से आएगा पैसा, कोर्स तो फ्री दे दिया। कोर्स फ्री से याद आया, 2 दिन बचे हैं बस, याद रखना 2 दिन के बाद हट जाएगा वो। चलो आगे देखेंगे नया नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताओ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, फटाफट कर दिया करो यार, गरीबों के घर तुम्हारी दुआ लगेंगे हमारी। हाँ भैया, ऐसा आयोडीन की कमी से जो गर्दन के पास जो स्थित होती है हमारी थायराइड ग्रंथि, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, घेंगा, घेंगा रोग जो जिसे गलकंड रोग भी कहा जाता है, ये रहा। और इसके लिए क्या है भैया, तो आंसर क्या होगा, डी। तुम बोलोगे सर जी रिक्टेस बताओ, मैंने कहा बेटा विटामिन डी लेके आओ, तो विटामिन डी इसका मतलब जिसे अंग्रेजी वाले वाइटामिन क्या बोलेंगे, वाइटामिन, अपन बोलेंगे विटामिन, मजा ही विटामिन में आता है। और इसी के बाद भैया विटामिन सी, ये लो वाइटामिन सी। और बेटा एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, खून की कमी से तुम्हारे साथ जो हो जाता है, तो याद रखना विटामिन, ये क्या होगा, एनीमिया क्या बताया मैंने, खून की कमी से, आयरन। और बेटा ये आयरन वो नहीं कि लोहे की कमी से, और तुमको आज ही खाऊंगा मैं लोहा, है तुमने उठाया खाचक, ऐसे नहीं करने का, वो लोहा नहीं होता, अलग खाना। नेक्स्ट, घूमर जो नृत्य है वो कौन सा, ऐसी पीपीटी अगर तुम्हें भाई साहब ऐसी सुंदर अगर फोटो भी कोई फोटो आर्टिस्ट खींच दे, तो कसम से कह रहा हूं उसे जाके मैं बोलूं जा तो रहे, जैसी पीपीटी मेरी होगी इस पीपीटी के आजू बाजू भी नहीं कोई आएगा, और तो दूर की बात है। हाँ
चलो नंबर आपके सामने नेक्स्ट आया, इस नेक्स्ट सवाल नंबर का जवाब है ये। और घूमर नृत्य के लिए कौन सा राज्य स्थित है? बेटा जूनियर के लिए आज शाम कुछ आने वाला है, बने रहिएगा धन्वंतरी यूट्यूब चैनल पर, देखना उसमें है भाई क्रिएटर में। नंबर जो 16 नंबर है, सवाल नंबर 16 ऑप्शन नंबर ABC और 16 का राजस्थान। क्या है भैया? राजस्थान। तो घूमर जो नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है, याद रखना। बड़े घेरे वाले में घाघरा पहनकर घूमते हैं। गुजरात का अगर आ जाए तो गुजरात का बेटा याद रखना गरबा या डांडिया। क्या होगा? डांडिया। पंजाब में अगर देखोगे बल्ले बल्ले, है ना, क्या हो गया? हाँ, तो पंजाब में अगर देखो तो बल्ले बल्ले याद आ जाएगा, भांगड़ा याद आ जाएगा। और बाकी बचता है हरियाणा। हरियाणा में तो कोई सही डांस करवा लो मेरे यार, केलिया पड़ रहा है ना हरियाणा में। पंजाब का बेटा गिद्धा भी होता है, उसके बाद भंगड़ा भी होता है। हरियाणा का किसी को पता है भाई? रासलीला बताना जरा, कहाँ का है रासलीला? रासलीला कहाँ का है? यूपी का? चलो बहुत। सपना चौधरी याद आ गया, दे कौन सा रही हो, कौन सा कह रहा? सपना चौधरी, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, है सपना चौधरी। दीदी लग रही तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने गलती से आंटी लग रही तुम्हारा कहते तो फालतू में भाई साहब मेरे ऊपर भी कुछ केस हो जाएगा। हाँ, यूपी मथुरा। बहुत बढ़िया। नया नंबर। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? बेटा इंटरनेशनल डिसेबल्ड जो डी बनाया जाता है, सवाल नंबर 17 का। याद रखना इस दिन जो हम देखते हैं यूनियन ने, उसने क्या किया था, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में क्या किया था, 1992 में ये वाला कर दिया था काम। 3 दिसंबर को घोषित कर दिया था कि अब से हम क्या मिलाएंगे, अंतरराष्ट्रीय क्या बनाएंगे, ये दिवस बनाएंगे जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग। अच्छा एक काम करो, फटाफट बताओ, आरपी जो WD एक्ट होता है, RPWD एक्ट, उसमें कुल मिलाकर कितनी डिसेबिलिटीज हैं? जल्दी बताओ डिसेबिलिटी। और ये एक्ट कब आया था? फटाफट फटाफट फटाफट, स्पीड के साथ भाई, स्पीड के साथ। स्पीड 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 कम नहीं होनी, स्पीड कम नहीं होनी, बिल्कुल ध्यान रखना। बताओ। बहुत बढ़िया। अब आपने जो जवाब दे दिया क्या है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। क्या है? 21 है। शाबाश। 21 आई डिसेबिलिटी, और जो एक्ट आया 2016। 10 दिसंबर को मेरे बच्चे बड़े प्यारी सी चीज बनाई जाती है, उसे बना ह्यूमन राइट, मानवाधिकार दिवस। ये मैंने बता दिया था, वैसे बता देता हूं। और अगर 1 दिसंबर मनाया जाता है HIV एड्स दिवस, मतलब वर्ल्ड का एड। और मेरे बच्चे तुम्हारे लिए जीवन में एक चीज ये लो, तुम हो तुम। इंटरनेशनल याद रखना, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब याद बनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो कब बनाया जाता है? नंबर 18, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? बताओ। मीनाक्षी तुम्हारे घरों में हो सकता है किसी का नाम हो। जी सर, क्या आप बच्चों का बेवकूफ बना रहे? आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएंगे। अब लेवल ऊपर करो, वरना बच्चे भविष्य ऐसे बर्बाद करेंगे। तुझे किसी ने बोला बाबू ऋतिक शुक्ला यहाँ जा, बाबू तू वहां जा, तू मेरे बच्चों का ये कि वो मुझ पर छोड़ दे, है ना, वो मुझ पर छोड़ दे बेटा। मतलब एक से एक आ रहे, बताओ करंट अफेयर कहीं से पैदा करेंगे कि भैया? गजब। चलो भाई आ जाओ। नंबर 14 भैया, एक बार ऋतिक शुक्ला से हम 4 सवाल पूछेंगे, देखिए ना आते हैं क्या। ऋतिक रेडी? चले भाई, जो जो बच्चा आ रहे हैं लेट्स से। चल भाई ऋतिक का बेटा, ऋतिक शुक्ला के अलावा कोई जवाब नहीं देगा। एक बच्चा हमारे बीच में आया, थोड़ा मल्टी टैलेंटेड आदमी है वो, उससे पूछेंगे हम। आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम खराब करने का कुछ वो तो हो नहीं सकता, है ना। आओ, ऋतिक के अलावा कोई जवाब नहीं देगा। ऋतिक बताना जरा भाई, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो बता ही देगा ना। अब मैं पूछूंगा बेटा इससे आगे का सवाल, रिफ्रेश कर लो। डन। पता नहीं रोज एक बच्चा आता ही आता है, ओवर टैलेंटेड एक आएगा ही आएगा। साइड हो जाओ, साइड। शुक्ला जी को आने दो भाई। शुक्ला जी चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा। आप तो ये तो बता दे बेटा, ये बता दे कि जो मदुरई, ये मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, तो बता दे वो नदी बता दे बेटा, उस नदी का क्या नाम है जिसके पास है? चल हायर लेवल ही चाहिए, तो उस नदी का नाम बता बेटा, कहाँ है? और नदी के कौन से तट पे है? पूरब पर, पश्चिम पे? मीनाक्षी देवी मंदिर जो है वो कौन सी माता रानी को परिवेक्षित है, वो बता दो। कुछ भी मेरे यार, अरे बाबू जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना तो आगे जाएंगे। हाँ, हेडमास्टर इतना। चलो आओ मेरे बच्चे, याद रखना मदुरई में जाओगे ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो नदी है उसका नाम है वेगई। वेगई नदी के याद रखना कौन से तट पर होगा? दक्षिणी तट पर। मीनाक्षी मंदिर जो है याद रखना पार्वती माता के लिए है। ये दे देंगे ना, गंगा माता फलाना, पार्वती माता के लिए। किसका है? देखो लक्ष्मी जी नाम जो दे रहे हो तुम। आगे बस आया और चला गया मामा, पागल सा। हेलो
आ जाओ बेटा, ठीक है। और महाबलीपुरम जो है मेरे बच्चे याद रखना रथ मंदिर। आप कोई पूछेगा रथ मंदिर किसके हैं तो याद रखना रथ मंदिर के बारे में अगर पूछे तटबंध तो आपने सुना होगा तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। अगर कोई पूछेगा हम्पी कहां पर है तो हम्पी के बारे में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, विजयनगर कर्नाटक में। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में। और बेटा कोणार्क का जो मंदिर है वो तो तुम भी जानते हो, हम उड़ीसा में है। और इसी मंदिर को जो फेमस किया जाता है वो सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गया? गया क्या भाई वो? ले यार वो तो पहले सवाल में चला गया। ये तो गलत बात है यार, ये हायर लेवल वाले बहुत जल्दी निकल लेते हैं। भाई किसी को और हायर लेवल चाहिए इससे ज्यादा? सर जी ऐसे सवाल नहीं पेपर में आते, अगले 6 साल से पेपर नहीं आया, बताओ भैया से कैसे पता चल गया? हम तो जीवन होकर निकलते निकलते यहाँ। आओ, पता चला? बेटा पढ़। नेक्स्ट आओ। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर जो कप है वो क्या है? अगर एक दिन क्लास में रुकता तो पता चलता है। एक क्लास के अंदर 4 सवाल बताता हूं मैं, 4 के 4 तरीके अलग। राइडर कप के बारे में आगे याद रखना गोल्फ में क्या होगा। अगर कोई पूछेगा मेरे बच्चे किस में है? गोल्फ में। अब सवाल आ जाते हैं कि राइडर कप तो बता दोगे, अगर कोई पूछेगा बता ये वाली बात, ऋतिक बताएगा कि किन 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। राइडर कप के लिए 2 ही टीम फिक्स हैं। अब बता बेटा किसके लिए खेला जाता है? गोल्फ तो तुम्हें सबको पता होगा, लेकिन अंदर का तो बताऊंगा ना मैं। याद रखना हर 2 साल में यूरोप और अमेरिका की टीमों के बीच में। याद रखना किसके बीच में? यूरोप की, और प्लस में क्या है? यूएसए की टीमों के बीच में। आफ्टर एवरी 2 इयर्स, याद रखना 2 सालों में। ये जानकारी पता थी? नहीं आ गया? अरे इसीलिए तो कह रहा हूं बाबू, थोड़ा सा आगे चलो ध्यान से। चलो अब बात खत्म करेंगे। आओ अब इतनी जानने का पोलो जो होगा बेटा, पोलो का भी एक कप है, याद रखना एजरा। इसे जारा बोला जाता है जी, क्यों ई जो है वो साइलेंट रहता है। एजरा कप। टेनिस में तो तुमने बहुत नाम सुनेंगे, विमिल्टन चुना होगा, यूएस ओपन चुना होगा, डेविस कप चुना होगा, सोना। और बेटा शतरंज में याद रखना एक होता है फीडे। शतरंज में जो होता है वो फीडे विश्व कप होता है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट 20। एक मानक शतरंज जो होता है, एक मानक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग? देखना इस पीपीटी को, बताओ कितने स्क्वायर होते हैं, जल्दी बताइएगा। कितने स्क्वायर होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अगर इसमें बात करें कितने स्क्वायर होते हैं तो याद रखना एक मानक शतरंज जो बोर्ड चेस बोर्ड होता है उसमें बेटा कितने होते हैं? 64 स्क्वायर होते हैं। बड़ा आसान सिंपल सा सवाल है, कितना होगा? 8 गिरिड के। चलो आगे देखो। पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप किस देश ने जीता था? पहला 2020 किसने जीता था? और लेटेस्ट भी बताओ किसने जीता है? महिलाओं वाले में तो भैया लेटेस्ट में अभी क्या है, महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया जीत गई है ना। ऑस्ट्रेलिया जीत गई महिला वाले में, याद रखना। अभी जो रिसेंट 2026 वाला भी हुआ है, ठीक है। और जो पहला जीता था, पहला हमारे नाम था, 2007 में खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में, तो उसको जो जीतने वाला था वो हिंदुस्तान था। हराने वाले जो देश था वो क्या था? पाकिस्तान था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लड़ा गया था, 5 रनों से उन्होंने हमने हरा दिया था, ठीक है भैया, याद रखना। चलेगा। अब देखेंगे आपके सामने नया नंबर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है वो किसकी है? जल्दी बताइएगा जी, जल्दी बताइएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो किताब है वो किसकी है? इस किताब के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा 1997 में लिखा गया था। 1997 में इसको पहला अपना उपन्यास लिखा था, और जिसको लिखा था किसने? अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय जब इसको लिखते हैं, इतनी बेहतरीन किताब थी कि याद रखिएगा उसी साल का बुकर पुरस्कार भी इसी किताब को मिला था। तो बुकर जो प्राइज है वो जीतने वाली किताब भी यही बन गई थी। तो अरुण, इसके अलावा अगर बात करेंगे, कहानी नॉर्मल केरल के 2 भाइयों के बारे में बताती है, जहां पर आपके सामने पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क एक देश है हमारा, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेटा सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अगर कोई पूछेगा सार्क की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 1987 में हुई थी। कुल मिलाकर कोई पूछेगा इसमें टोटल जो नेशन जो राष्ट्र हैं वो कितने हैं, तो इन्हें बता देना कि राष्ट्र जो है वो 8 हैं। इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। 1985 में बांग्लादेश की राजधानी में इसका जो है ना क्या हुआ था, मतलब ड्राफ्ट तैयार हुआ था जहां पर उसकी स्थापना की गई थी। इतना ध्यान के चलना। बाकी आगे चलते हैं। हिंदुस्तान जुड़ता रहा, भारत की राजधानी है, और सार्क का जो स्थायी वो है मतलब डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है भैया? अगली बार कल याद दिलवाना। कल बेटा सवाल बुक, कल का शॉर्ट दिखाओ इन्हें। कल का याद रखना 11 बजे बड़ी क्लास होगी, पहले बता रहा हूं, कल बड़ी क्लास है।
पृथ्वी दिवस जो बनाया जाता है वो कब है? 22 अप्रैल को। भाई 22 मार्च को बेटा बिहार दिवस बनाया जाता है। और बिहार दिवस के अलावा एक दिन एक चीज और बनाई जाती है, फटाफट बताओ। है ना, कल क्लास होगी बेटा मास्टर शॉट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये रहा। सरजीत 23 का रोंग बता दिए क्या? ओ बेटा गलती गलती गलती, मतलब हेड क्वार्टर पूछना, सॉरी स्थापना मैंने लिखी थी, ये स्थापना थी, निशान गलत हो गया, सॉरी बाबू। काठमांडू लिख दिए क्या 23 का? सवाल नंबर 23 का काठमांडू। बेटा जो स्थापना थी, सॉरी मैंने स्थापना लिखनी थी, वो काठमांडू में। कहां पर है? काठमांडू में। ठीक ठीक। 11 बजे होगी कल भी। कल भी सेम टाइम 11 बजे ही होगा, सेम टाइम। ढाका में स्थापना हुई थी मेरे बच्चे। तो नंबर पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 22 मार्च को बेटा बिहार दिवस और जल दिवस बनाया जाता है। इस बात को दिमाग में रख के चलना। 22 मई को अगर तुमसे कोई पूछ ले क्या बनाया जाए, तो याद रखना बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। इस दिन क्या बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और अगर 5 जून को पूछ लेंगे तो तुम्हें पता ही है इस दिन क्या है? पर्यावरण दिवस। चलो नेक्स्ट आओ, कि दिल्ली सरकार ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? बताओ। दिल्ली सरकार ने फिलहाल क्या है? एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए? उसके लिए भाई, कि किस तरीके से मीडिया को, मनोरंजन को बढ़ाया जाए और इस तरह। तो ये काम करने के लिए उन्होंने काम किया है। तो दिल्ली का पर्यटन का जो डीटीडीसी आपने सुना होगा, उसके माध्यम से अब क्या है? प्रसार भारती। तो याद रखना प्रसार भारती। तो अगर होगा तो ये दूरदर्शन नहीं है मेरे बच्चे, क्या है? प्रसार भारती के साथ किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने, वो क्या है मतलब ग्लोबल मीडिया हब के नाम से इसे क्या है बनाया। बाकी तो सारी चीजें तुम जानते ही हो। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे डीजीसीए का बोला जाता है, और डीजीसीए जो है उसके आपको बताना है नए जो चेयरमैन है वो क्या है। आजकल चर्चाओं में भी रही है फ्लाइट, क्योंकि फेयर बढ़ गया, आपसे सरचार्ज मांगे जाने लगे इस तरीके से। तो ऐसा है कि एक बने हैं उड़ीसा केडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है वीर विक्रम यादव। क्या नाम है? वीर विक्रम यादव। तो जो वीर विक्रम यादव है मेरे बच्चे, याद रखना डीजीसीए के नए जो है वो हेड बन गए हैं, इतना ध्यान। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसे ओसम नाम दिया गया था, कि जांच करने वाली एक सदस्य समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? जो ओसम प्रणाली जिस पर बहुत चर्चाएं रही, बहुत ज्यादा उसमें रहा, विवादों में रहा। तो जब ये विवादों में रहा, इसी पर अगर बात करेंगे तो आपको ये बताना है हमें, अगर आपको ये बताना है कि इसके जो सदस्यता जो बने हैं उसको किसको बनाएगा, तो एक आईएएस अधिकारी है जिनका नाम है राधा चौहान जी। तो एस राधा चौहान जो है, इनकी क्या बनी है? वो इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटमेंट 1 मेंबर कमेटी वाली अध्यक्ष है, एक आदमी, मतलब इसमें सिर्फ क्या है? एक ही है। और सबसे बड़ी बात भाई, इसे कैपेसिटी निर्माण आयोग के आधा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी क्या है माना गया था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए हस्तकला एचएसवाई की शुरू की है? एचएसवाई जो है शुरू की है। तो नंबर 28 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब होगा, इसकी जो शुरुआत करने वाला काम है मेरे बच्चे, इसको शुरुआत की है किसने? गुजरात ने। तो जो गुजरात है उसने इसकी शुरुआत करी है। और गुजरात सर जो अपना ट्रेडिशनल आर्ट है, शिल्प है, हस्तकला सेतु योजना, इसको नाम याद रखना, क्या बोला जाएगा? हस्तकला सेतु योजना। नई दिल्ली में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का उद्घाटन किसने किया? आपने देखा होगा ऐसे। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है यात्रा है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन करने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, दिख रहे हैं। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो हमारे क्या है? पर्यटन मंत्री हैं। क्या है? पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये चलाया गया था। और इन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है ये चलाया, उद्घाटन किया गया। इसमें गुजरात का जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उसके प्रति जो अटूट विश्वास है, उसके 1000 वर्ष पूरे वहां पर होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमित शाह हमारे क्या है? गृह मंत्री हैं। भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और जो राजनाथ सिंह है वो रक्षा मंत्री हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का विषय क्या है? प्रेस फ्रीडम का हमारा जो थीम है वो क्या रहा है? इसकी जो थीम है वो क्या रही है? तो इसकी जो थीम रही है, इसकी थीम मेरे बच्चे जो रही है उसको बोला गया है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। क्या रखा गया है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके बारे में हर साल याद रखना 3 मई को, कितने दिन को हम प्रेस का जो वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, प्रेस फ्रीडम दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, इस दिन याद होगा। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये लिंक भेजा तूने मेरे को एक बार मेल पे। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं भाई आप लोगों को। ये जो बैच है, जितने भी लोग हैं, इसको मेरे बच्चे मैं बता दूं, आप जब इसे परचेज कर रहे हैं धनवंतरि ऐप पर, तो जो प्राइस दिख रहा है वहां पर एक नीचे कूपन लिखा है, आप
FREE टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि लगातार क्लास से आपका डेली का जीके और डेली का जो करंट अफेयर है वो अपडेट होता जा रहा होगा। पीपीटी भी आपको अच्छी लग रही होगी। इसी बात पे एक और बता दूं, फ्लिपकार्ट की टीम ने हमें आपके लिए एक ऑफर दिया है। उन्होंने हमारी तरफ आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा काम कर दिया है फ्लिपकार्ट ने। और जो काम किया है वो ये कि उन्होंने हमारी जो किताब थी ना, जो अमेजोन पे थोड़ी महंगी हो गई थी, तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाओगे, इसी वीडियो के नीचे लिंक होगा, जब आप इस लिंक को देखेंगे तो जो अध्ययन मंत्रा की हमारी सुपर टेट की जो प्राइमरी किताब है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, मेरे बच्चे ये क्या है आपको 46 268, और इसमें बाकी कुछ नीचे जाओगे जब ऐड टू कार्ट करोगे तो ये और सस्ती हो जाएगी जो अपडेट होती रहेगी। तो लगभग लगभग जो किताब आपको 300 400 में आ गई थी वो दोबारा से, बट याद रखिएगा ये आपको प्री बुकिंग में जाना, ऐड टू कार्ट में जाके इसे परचेज कर लीजिएगा। आपके सामने ये क्या होगा 15 या 16 तारीख के आसपास ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप ये लास्ट प्राइज है जो हमने आपके लिए कराया था, ठीक है, लास्ट प्राइज है ये। मैंने 25 सवाल पे यही बताना था कि जो किताब थी जो महंगी हो गई थी वो फ्लिपकार्ट पे जाइएगा तो मैक्सिमम 218 में भी हो सकती है, लिखा है ना 218 200, वो उसके अंदर आपको कूपन वगैरह सब मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं ये सही है। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। कल की क्लास में आना ना भूलिएगा जहां पर जी के मास्टर शॉट चलेगा हमारे साथ। और ये जो डील है ये याद रखिएगा खत्म होने वाली होगी, तो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो डील एंड इन कुछ आ जाएगा आपके सामने, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको वहां मिलेगी। प्लीज बढ़िएगा आगे, पढ़ते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप बने हुए अध्ययन मंत्रा पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।